नमस्ते जी। माँ बाप की मौत के बाद छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और जब मैं शाम को घर आता तो मेरी बहन पसीने से भीगी थकी पड़ी होती और पत्नी कहती, इसकी शादी करो, सारा दिन घर पर सोती रहती है। मैं पत्नी से कहता कि उसका ख्याल रखा करो, समय आने पर शादी कर दूंगा। एक दिन मैं घर आया तो बहन के कमरे में से सिसकियों की आवाज आ रही थी। जब कमरे में गया तो उसकी टांग टूटी हुई थी और पत्नी तुरंत बोली, सीढ़ियों से गिर गई है। मैंने उसकी मरहम पट्टी करवाई और अगले दिन बहन के लिए फ्रूट और दवाई लेकर जरा जल्दी घर चला गया तो मेरी आत्मा तड़प उठी। सामने मेरी पत्नी, क्या बात है अनु, तुम ठीक तो हो ना? तुम आज बहुत थकी हुई हो और परेशान सी लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं अभी अभी घर आया था और सामने ही अन्नू को बरामदे में लेटा हुआ देखकर चिंतित हो गया था। वह पसीने से भीगी थी, उसकी सांस पूरी तरह फूल रही थी और वह बहुत निडाल लग रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी और मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत में कोई खराबी नहीं, बस सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ देर के लिए लेट गई थी। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली तो साफ पता चल रहा था कि वह कमजोर हो चुकी है, मगर फिर भी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, सांस फूल जाना अच्छी बात नहीं होती। तुम चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मगर वह फिर भी इनकार करती रही और बोली, भाई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस थक गई थी इसलिए लेटी थी। इतने में मेरी पत्नी आ गई और कहने लगी कि उठ जाए, फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। अनु, तुम भी आ जाओ, खाना तैयार है। हम सब ने हाथ धोए और खाना खाया। मैं बराबर अनु को देख रहा था, वह खाना खाते हुए भी बहुत खामोश थी, जैसे उसके अंदर कोई अजीब सा बोझ हो, जैसे वह खुद को खींच कर सीधा किए बैठी हो। खाना खाकर वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं उसके पास गया ताकि उससे बातचीत कर सकूं, मगर कमरे में जाते ही रुक गया। अन्नू गहरी नींद से सो रही थी, उसकी सांस अब नॉर्मल थी, मगर नींद ऐसी गहरी थी जैसे वह पूरा दिन मेहनत करती रही हो। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान जमी हुई थी। मैंने खामोशी से लाइट बंद की, कंबल उस पर डाला और कमरे से बाहर आ गया। जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी शायद मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बैठा तो वह तुरंत बोल उठी, आप अन्नू के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं देखते? मैंने हैरत से उसकी ओर देखा और कहा, हम अभी से उसके लिए रिश्ता क्यों देखें? वह अभी सिर्फ 16 साल की है, अभी इसकी उम्र ही क्या है कि मैं उसकी शादी की चिंता में लग जाऊं। मगर पत्नी ने तुरंत जवाब दिया कि आपकी बहन मुझ पर बोझ बनती जा रही है, वह सारा दिन पड़ी रहती है, अगर उसे कोई काम कहे तो वह भी नहीं करती, उल्टा बहाने बना देती है और जब जबरदस्ती कहूं तो पलट कर जवाब देती है। उसका यह व्यवहार मुझसे चुभने लगा है और साथ साथ भविष्य की भी चिंता है। लोग को कहेंगे कि भाभी घर में थी मगर उसने कुछ नहीं सिखाया, माँ होती तो काम सिखाती, जिम्मेदारी बनाती, बताती। मैंने उसे कई बार प्यार से समझाया भी है, मगर वह हर बार बच निकलती है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बहाना कर लेती है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया,
क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि पत्नी गलत नहीं कह रही थी। अन्नू वाक़ई इन दिनों बहुत थकी-थकी सी रहने लगी थी। वह पहले ऐसी नहीं थी, वह हँसी-खुशी घर के कामों में हाथ बटाती थी, हँसती थी, बातें करती थी, मगर अब उसका पूरा शरीर जैसे बुझ गया था। मुझे एक पल को ख्याल आया, कहीं वह अंदर ही अंदर किसी दुःख से तो नहीं गुज़र रही, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं लग गई। मगर फिर वह हर बार कह देती कि मैं ठीक हूँ, शायद उसकी कमज़ोरी बढ़ रही है या शायद वह हमें बताना नहीं चाहती। घर की ज़िम्मेदारियाँ समय के साथ बढ़ती जा रही थी, मगर मेरे दिल ने कहा कि पहले मुझे उसकी हालत समझनी है, शादी की बात तो बाद में भी हो सकती है। रात को लेटा तो अन्नू के चेहरे की थकान बार-बार आँखों के सामने आती रही और दिल में प्रार्थना निकलती रही कि काश मेरी बहन सच में ठीक हो, काश वह किसी ऐसी पीड़ा में ना हो, जिसका उसे भी अंदाज़ा ना हो। अभी मैं अन्नू की शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन यह ज़रूर चाहता था कि वह थोड़ी बहुत घरदारी सीख ले, ताकि कल को लोग हमें कोई बात ना कहे। मैंने सोचा कि सुबह अन्नू से इसी बारे में बात करूँगा। अगली सुबह मैं उसके पास गया और कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हें जब भी कोई काम कहे, तो वह कर लिया करो। मेरी बात समझने की कोशिश करना और गुस्सा भी ना करना। तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी बेटी की तरह हो। मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। जैसे पिताजी की ज़िंदगी में तुम मुझे प्यारी थी, अब भी वैसे ही प्यारी हो। इसलिए कोई बात अपने दिल में ना रखना। मेरी बात सुनकर अनु ने कहा, भाई, जो भी कहना है, खुलकर कह दे। मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूँगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि काम सीख लेना अच्छा होता है। तुम्हारी भाभी जो भी काम कहे, वह कर लिया करो। खाना पकाना सीख लो, घर के छोटे-मोटे काम कर लिया करो। हम तुम्हें हमेशा लाड प्यार से रख सकते हैं, सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख़्याल रख सकते हैं, लेकिन कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। वहाँ जाकर अगर तुम्हें कोई मुश्किल आ गई, तो मुझे तुमसे ज़्यादा दुःख होगा। मेरी बात सुनकर अनु ने अजीब-सी नज़रों से मेरी ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन रुक गई। फिर उसने कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कह रहे हैं, मैं वैसे ही करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर इधर-उधर की बातें करने के बाद मैं काम पर चला गया। शाम को जब वापस आया, तो अन्नू का वही हाल था। वह बरामदे में उसी तरह थकी पड़ी थी। उसकी सांस फूली हुई थी, चेहरा पसीने से तर था। मुझे लगा शायद उसने आज ज्यादा काम किया होगा, इसलिए थक गई है। इतने में फिर मेरी पत्नी ने खाना खाने के लिए बुला लिया। हमने खाना खाया और अन्नू एक बार फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद अन्नू का व्यवहार अजीब होने लगा। जो पहले मेरे साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी, वह भी करना छोड़ दी। मैं हैरान होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अन्नू को क्या हो गया रहा है। वह मुझसे नजरें चुराने लगी थी, जिसे कोई बात छुपा रही हो, जैसे वह अंदर ही अंदर किसी तकलीफ का सामना कर रही हो, मगर जुबान पर लाने से डर रही हो। अन्नू मेरी इकलौती बहन थी, मुझसे 9 साल छोटी और बहुत लाडली। मेरे सारे घर वाले प्रार्थना करते थे कि मेरी माँ के घर एक और बेटी बेटा पैदा हो जाए, ताकि बेटों की जोड़ी बन जाए। मगर मैं चुपके चुपके यही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे बहन दे, जिसके नाज नखरे मैं उठाऊं, जिसे मैं अपने हाथों से संभालूं।
भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वह दिन मुझे आज भी याद है, जब पहली बार मैंने अन्नू को गोद में उठाया था। मैंने उसका नाम रखा था। वह बचपन से ही मुझसे बहुत लगती थी। मैं उसे गली मोहल्ले में उठाकर घूमता फिर रहा था। कोई बच्चा उसके करीब आने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि अन्नू मेरे साथ होती तो मैं उसे किसी चीज से डरने नहीं देता था। उसकी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक अजीब सा विश्वास रहता था। समय गुजरता गया, अन्नू बड़ी होती गई, मगर उसका बचपन और मासूमियत वैसी ही रही। उसे कभी घर के कामों की ओर ज्यादा रुचि नहीं रही, मगर उसकी हंसी से घर में रौनक थी। उसके बिना घर सुनसान लगता था। मगर अब कुछ दिनों से वह बदलने लगी थी। वह खामोश रहने लगी थी, खाना भी कम कर दिया था, चेहरे पर अजीब सी थकान रहने लगी थी। मैं कई बार सोचता कि उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर वह हर बार टाल देती थी और कहती थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि बात इतनी सादा नहीं थी। मुझे लगने लगा कि शायद वह कोई बात छुपा रही है। शायद उसे कोई ऐसा दुख है जिसे वह बताना नहीं चाहती। एक दिन मैंने इरादा कर लिया कि आज चाहे वह माने या ना माने, मैं उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाऊंगा। लेकिन उस दिन एक ऐसी बात सामने आई जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। उसने मेरे दिल को ऐसे हिलाकर रख दिया कि मुझे लगा मेरी सारी खुशियां एक पल में बिखर गई है। जब मैं अनु के कमरे में गया तो वह बिस्तर पर नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी, मगर कोई जवाब ना मिला। मैंने हर कमरा छान मारा। आखिरकार मैंने उसे बरामदे के कोने में बैठे देखा। वह जमीन पर झुककर किसी दर्द के मारे बुरी तरह से दोहरी हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो मुझे देखकर चौंक गई और जल्दी से सीधी होकर बैठ गई, जैसे वह अपना दर्द मुझसे छुपाना चाह रही थी। हो मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। मैं उसके पास दौड़कर गया और उसके कंधे पकड़कर कहा, अनु यह क्या हो रहा है? तुम क्या छुपा रही हो? अनु ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने फिर भी कहा कि मैं ठीक हूँ भाई, बस चक्कर आ गया था। मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, नहीं, कुछ ना कुछ जरूर है। अब तुम मुझसे सच कहो, वरना मैं अभी इसी समय तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उसने एक पल के लिए नजरें झुका ली और फिर धीरे से कहने लगी, भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मगर मैं खुद भी नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है। मुझे बहुत कमजोरी हो गई है, सांस भी बार बार फूलती है। मैं चलती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं। मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाऊंगी, मगर अब लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं हो रही। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दर्द से भर गया। मुझे लगा जैसे मैंने उसकी पीड़ा देखने में देर कर दी, जैसे मैंने अपनी बहन को खुद इस हाल तक आने दिया। मैंने फैसला कर लिया कि आज ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, चाहे वह राजी हो या ना हो, क्योंकि अब मैं उसकी यह हालत और नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि शायद यही वह पल था जब मुझे उसके लिए कुछ करना था, वरना शायद बहुत देर हो जाती। शहर के बड़े डॉक्टर के पास 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। मैंने अनु से कह दिया था कि समय पर तैयार रहना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अनु ने इस उस बात में सर हिला दिया। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था।
जबकि दबी दबी सिसकियों की आवाज अनु के कमरे से आ रही थी। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हुई, तो मैं उसके कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर गया तो मेरे होश उड़ गए। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। अन्नू बेड पर बैठी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए थे और अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी पत्नी उसके पास खड़ी थी और सर पर हाथ रखे हुए थी। चेहरे के भाव बहुत पीड़ा वाले थे। मैं तुरंत आगे बढ़ा और कहा कि क्या हुआ अनु, क्यों रो रही हो? इससे पहले कि वह कोई जवाब देती, मेरी नजर उसके पैर पर पड़ी और मेरा दिल धक से रह गया। अन्नू की टांग टूटी हुई थी। शायद पीड़ा के कारण वह इतना ज्यादा रो रही थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। मैंने तुरंत अन्नू से पूछा, यह क्या हुआ? तुम्हारी टांग कैसे टूटी? तब मेरी पत्नी तुरंत बोली, आज सीढ़ियों से गिर गई है, इस कारण से पैर की हड्डी टूट गई है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, अगर उसकी टांग टूट गई थी और तुम उसकी तकलीफ देख रही थी तो मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी घर आ जाता। हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते। कब हुआ यह? तब मेरी पत्नी फौरन बोली, अभी अभी गिरी है। मैं उसे उठाकर कमरे तक लाई थी और देख रही थी कहाँ चोट लगी है और आप आ गए। मैंने कहा, यह इस समय छत पर क्या करने गई थी जो सीढ़ियों से गिर गई? मेरी पत्नी कहने लगी, यह तो आप अनु से ही पूछें कि यह इस समय छत पर क्या करने गई थी। यह सुनते ही अनु घबरा गई और बोली, मैं कपड़े उतारने गई थी। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया था और दर्द की दवाई भी दे दी थी। मैं उसे घर ले आया। दर्द की दवा खाने के बाद अन्नू सो गई थी। शुक्र है उसकी हड्डी में सिर्फ बल पड़ा था, पूरी तरह नहीं टूटी थी। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने का बेड रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। सबके सोने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया, मगर पूरी रात जागता रहा। बार बार अन्नू के बारे में ही सोचता रहा। ना जाने क्यों दिल कह रहा था जैसे वह कोई दुख सहन कर रही है, जैसे कुछ ऐसा है जो वह मुझसे छुपा रही है। मैं पूछ पूछ कर थक गया था, मगर उसने कभी नहीं कहा कि उसे कोई दुख है। मैं उसे कल डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, लेकिन आज उसका पैर टूट गया। जाने क्या हुआ था कि मेरी बहन को तकलीफ पर तकलीफ मिल रही थी। अगले दिन मैंने उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने का इरादा किया। काम से जल्दी छुट्टी ली और रास्ते से फ्रूट लेकर घर आ गया। अन्नू बहुत कमजोर हो रही थी और शायद उसे अच्छे आहार की जरूरत थी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। 4 साल हो गए थे माँ पिताजी के देहांत को, और उसके बाद अन्नू ने जैसे जीना ही छोड़ दिया था। सूख कर कांटा हो गई थी। पहले वह गोल मटोल हुआ करती थी, खाना भी बहुत कम खाती थी और हंसना मुस्कुराना जैसे भूल ही गई थी। माँ पिता जी के बाद वह मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखता था, मगर उसके बाद भी उसका ऐसे घुट घुट कर रहना और दुख सहन करते रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल करता था कोई जादू की छड़ी हो, उसे घुमाकर सब कुछ ठीक कर दूं। फ्रूट लेकर जब घर पहुंचा तो शाम होने को थी। मेरी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उसे किचन में देखा और फ्रूट टोकरी में डालकर धोए। फिर अन्नू के कमरे की ओर बढ़ा। सोचा कि उसे अपने सामने बिठाकर फ्रूट खिलाऊंगा। अभी मैं कमरे के पास पहुंचा ही था कि अंदर से
आने वाली दबी दबी आवाजों ने मुझे चौंका दिया। यह मेरी पत्नी की धीमी आवाज थी, जिसमें गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। मैंने ध्यान लगाया तो उसकी बातें सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। इस औरत के साथ मुझे इतने साल हो गए थे, मगर मैं उसे आज भी समझ नहीं पाया था। आज खुद पर अफसोस हो रहा था। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मुझे देखकर मेरी पत्नी घबरा गई और अन्नू की आंखों में आंसू भर आए। उसके मुंह से निकलने वाला भाई शब्द जैसे मुझे जमीन में गाड़ गया। मेरी पत्नी ने सफाई देना चाही, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। उसे कमरे से बाहर जाने को कह दिया। अपनी बहन को पकड़ा और तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहा, 3 दिन बाद रिपोर्ट दिखाना। 3 दिन बाद जब मैं अनु की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास वापस पहुंचा, तो उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने मुझे विस्तार से समझाया कि अन्नू को आयरन की कमी से एनीमिया हो गया है। उसके शरीर में खतरनाक हद तक खून की कमी हो चुकी है। जिस्म में खून की कमी से हड्डियां भी कमजोर हो गई है और लगातार कमजोरी के कारण उसके दिल और लीवर पर भी असर पड़ रहा है। उसने बताया कि यह बीमारी अचानक नहीं होती, महीनों की लापरवाही से बनती है। ऐसा लगता है अन्नू को सही आहार नहीं मिल रहा था और उसके शरीर में धीरे धीरे ताकत खत्म होती गई। उसने आगे कहा कि अगर उसकी हालत कुछ दिन और ऐसी रहती, तो वो या तो बिस्तर से उठ ना पाती या किसी और बड़ी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकती थी। यह सुनकर मेरी हालत ही बदल गई। मैं एक पल के लिए कुर्सी पर बैठा रह गया। दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि मेरी बहन आखिर क्यों इतनी चुपचाप पीड़ा सहन करती रही। मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों सब कुछ छुपाती रही। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने पहले कोई इलाज करवाया है, तो उसने रिपोर्ट देखकर कहा कि शायद किसी ने उसे दवाइयां दी हो, मगर इलाज तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई बात जरूर छुपी है। मैं दिल में घबराहट लिए घर वापस पलटा तो देखा कि अनु बिस्तर पर कमजोर सी लेटी हुई थी, ऐसे जैसे जरा सा उठने की कोशिश भी नहीं पा रही है। मैं उसके पास बैठा, उसके सर पर हाथ फेरा तो उसने कमजोर सी मुस्कुराहट से कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हो रही है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरा अंदाज कठोर था और मैंने पूछा कि क्या तुम जानती थी कि अनु बीमार है। वह पहले तो हैरान होने का ड्रामा करने लगी, फिर नजरें झुका ली। जब मैंने कई बार पूछा तो वह अचानक रोने लगी और बोली कि हाँ, मुझे कुछ सप्ताह पहले डॉक्टर ने बताया था, मगर मैंने अन्नू से कहा था कि भाई को कुछ ना बताना, क्योंकि इलाज में बहुत पैसा लगेगा। घर के खर्चे पहले भी बहुत है और मैं नहीं चाहती थी कि घर के हालात और खराब हो। यह सुनकर मेरे अंदर जैसे आग लग भड़क उठ गई। मैंने उसे कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे बताकर कोई बोझ नहीं बढ़ाती, बल्कि एक मासूम लड़की की जान बचाती। उसने रोते हुए कहा कि उसने गलती की है, लेकिन अब वह पछता रही है। मैंने उसकी बात सुनी, मगर दिल से नाराजगी और दुख दोनों जमा हो गई। मैं तुरंत अन्नू को लेकर दोबारा अस्पताल गया। डॉक्टर ने पूरे इलाज का प्लान बनाया।
दवाइयाँ दी, टेस्ट लिखे और हर सप्ताह चेकअप का कहा। मैंने फैसला किया कि अन्नू का मैं आप आप खुद पूरी तरह ख्याल रखूंगा। मैंने खुद उसके लिए डाइट प्लान बनवाया, दलिया, अंडे, दूध, जूस और वह सारी चीजें जो उसके शरीर में ताकत वापस ला सके। मैं हर खाने पर खुद उसके सामने बैठता और उसे खिलाता। रात को भी उसके पास बैठा रहता, कभी उसका बुखार चेक करता, कभी उसके हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा। इलाज के साथ मैंने उसे हौसला भी दिया, क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, वह अंदर से भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। मगर धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंग आने लगे, शरीर में ताकत आने लगी और वह थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगी। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। अगर इसी तरह ख्याल रखा गया तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। 6 महीने के लगातार इलाज, प्रार्थना और ख्याल रखने के बाद अन्नू फिर से वही पुरानी जिंदा दिल अन्नू बन गई। घर में चहकने लगी। मैंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी बहन बच गई, और मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी उसे किसी दुख, तकलीफ या उपेक्षा का सामना अकेला नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।